घर के दोनों बेटों से दोनों दामाद अच्छे। शालिनी के 4 बच्चे थे, अतुल, आरव, नेहा और सुनैना। उसकी दोनों बेटियां बड़ी थीं और अतुल और आरव छोटे। शालिनी ने समय के साथ नेहा और सुनैना की शादी कर दी और उन्हें ससुराल में बसा दिया। इसी तरह समय गुजर रहा था। एक दिन शालिनी के पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और शालिनी ने उनके पास रोते हुए कहा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? थोड़ी हिम्मत कीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। अभी आपको अतुल और आरव की शादी भी तो देखनी है। नहीं शालिनी, मैंने अपनी दोनों बेटियों को उनके घर में बसा दिया। मेरा इस जीवन को जीने का मकसद पूरा हो गया। मेरे दोनों बेटे बहुत होनहार हैं। वो तुम्हारा और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेंगे, लेकिन अब मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है। शालिनी ये बात सुनकर रोने लगती है और कुछ ही देर में उसके पति के प्राण निकल जाते हैं। शालिनी गम में डूब जाती है। कुछ दिन घर में शोक का माहौल रहता है और उसके बाद धीरे धीरे शालिनी खुद को संभाल लेती है। अब उसके दोनों बेटे अतुल और आरव की भी शादी हो गई थी। शालिनी पहले सिलाई का काम किया करती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसकी आंखें कमजोर हुईं और उसने वो काम छोड़ दिया। अब उसकी दोनों बहुएं उसका ख्याल रखा करती और घर को संभालती थीं। ऐसे ही एक दिन शालिनी खुद ही बैठकर अपनी साड़ी पर फॉल लगा रही होती है। तभी उसकी नजर अपने टूटे हुए चश्मे पर जाती है। वो अपने बेटे अतुल को अपने पास बुलाकर कहती है, अतुल बेटा, मेरा चश्मा टूट गया है, मुझे थोड़े पैसे दे दे, मैं अपने लिए नया चश्मा बनवा लूंगी। इस चश्मे से मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। माँ, क्या जरूरत है कि आप चश्मा लेकर ही रहें? जो आपको चश्मा चाहिए और घर में 2 पैसे आते नहीं हैं, टीवी आप देखती नहीं हैं, फिर आपको चश्मे से ऐसा भी क्या देखना है जो बेकार में पैसे खर्च करवा रही हैं आप तो जानती है ना कि आपकी बहू गीता गर्भ से है, तो ऐसे में हमें पैसे बचाकर अपना घर चलाना है। हाँ बेटा, वैसे तू बोल तो ठीक रहा है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही गुजारा कर लूंगी। इस समय हमें सच में बचत की बहुत जरूरत है। हमारे घर एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। इसके बाद अतुल देखता है कि वो अपना वॉलेट अपने कमरे में भूल आया है। वो अपना वॉलेट लेने अपने कमरे में जाता है और उसकी पत्नी गीता कहती है, सुनो जी, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड तो दो। मैंने मार्केट में एक नया सूट देखा है और मुझे वो चाहिए। गीता, तुम अभी शॉपिंग क्यों कर रही हो? अभी तुम गर्भवती हो और तुम जानती हो ना कि अगर तुमने सूट वगैरह खरीदा और अगर तुम सूट की फिटिंग करवाओगी तो कुछ समय बाद वो तुम्हें टाइट हो जाएगा और बच्चा आने के बाद ढीला हो जाएगा। इसलिए कुछ समय पुराने कपड़ों में ही काम चला लो। नहीं जी, मैं पुराने कपड़ों में काम क्यों चलाऊंगी? आखिर इस घर का पहला बच्चा आने वाला है। मैं जितनी ज्यादा खुश रहूंगी और इतने ज्यादा अच्छे कपड़े पहनूंगी, मेरे होने वाले बच्चे का भी मूड अच्छा रहेगा। मुस्कुराते हुए अतुल ने गीता के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया और वहाँ से चला गया। पर ये सब कुछ दूर खड़ी शालिनी देख रही थी। अपने बेटे के इस व्यवहार से उसे बहुत ठेस पहुँचती है, पर वो कुछ नहीं कहती। शालिनी इसी तरह अपने परिवार में अपने दिन काट रही थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है और वो अपनी बहू प्रज्ञा को आवाज लगाते हुए कहती है, प्रज्ञा बहू, खाना बना या नहीं अब तक? बहुत तेज भूख लग रही है। आज सुबह भी मैं मंदिर चली गई थी और जब तक वापस आई तब तक घर का सारा नाश्ता खत्म हो चुका था। प्रज्ञा ने रसोई से आवाज लगाते हुए कहा, माँ जी, बस बन गया है। आज मेरा ज्यादा कुछ बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने चावल बना दिए। बस आखिरी सीटी आ जाए उसके बाद आप डालकर खा लेना। प्रज्ञा की बात सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, जब हमारे सास ससुर थे तो हम सबसे पहले उन्हें खाना खिलाते थे और उसके बाद खुद खाना खाते थे, और आजकल की बहुएं, इन्हें तो बड़ों का आदर सत्कार ही नहीं करना आता। पर कोई बात नहीं, सभी के साथ तो जमाना भी बदलता है, मुझे भी बदलना ही पड़ेगा। शालिनी अभी भी काफी देर तक अपनी बहू से खाना आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन खाना नहीं आया। अब शालिनी परेशान हो जाती है और खुद ही रसोई में जाकर देखती है तो प्रज्ञा और गीता दोनों ही अपना अपना खाना लेकर अपने कमरे में जा चुकी थीं। कढ़ाई में थोड़े से चावल बचे हुए थे। उसे देखकर शालिनी ने कहा, बहू ने मुझे बताया भी नहीं कि चावल बनकर तैयार है। मैं इतनी देर से भूखे बैठी थी, मैं भी खा लेती। बहू अपना खाना लेकर चली गई, लेकिन इन्होंने मुझे खाना डालकर भी नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, वो भी काम में लगी रहती है। जब से गीता पेट से है तब से ज्यादातर काम प्रज्ञा ही तो संभाल रही है। भूल ही गई होगी। अब शालिनी जो थोड़ा सा खाना कढ़ाई में रखा हुआ था
उसे ही एक कटोरी में डालती है और नमक लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे खाने लगती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए जी? कभी कभी आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। आपके साथ दुख में भी सुख का अनुभव होता था। एक दिन शालिनी का भाई माधव उसके गांव में किसी काम से आया था और वो अपनी बहन शालिनी से मिलने के लिए उसके घर आ गया। शालिनी ने माधव से कहा, माधव, तू तो अपनी बहन को भूल ही गया। पूरे 4 साल बाद तू आया है मुझसे मिलने के लिए। इतना पराया कर दिया क्या तूने मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं तो समय ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ तो 2-3 दिन रुक कर ही जाऊंगा। अच्छा तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवा देती हूँ। अब शालिनी ने रसोई में अपनी दोनों बहुओं को आवाज मारकर कहा, बहुओं, जरा मेरे भाई के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो और खाने के लिए कुछ मीठा भी ले आना। रसोई में शालिनी की दोनों बहुओं का कोई जवाब नहीं आया। अब शालिनी खुद ही रसोई की तरफ बढ़ी और उसने अपनी दोनों बहुओं को बातें करते हुए सुना। अरे जब इन्हें पता है कि मैं पेट से हूँ तो घर में मेहमान बुलाने की जरूरत क्या है? आजकल के जमाने में कौन किसके घर 2-3 दिन रुकने आता है? दीदी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसा करेंगे कि 2-3 दिन दाल रोटी ही बनाकर रख देंगे। माँ जी का भाई सोच रहा होगा कि यहाँ पर आकर उसे पकवान खाने को मिलेंगे। दोनों यही सब बातें कर रही थीं। ये बातें बाहर खड़ी शालिनी सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है। मेरा भाई कई सालों के बाद मुझसे मिलने आया है और मेरी बहू उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अगर उसने सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। और शालिनी को जिसका डर था वही हुआ। माधव भी ये सारी बातें सुन चुका था। अब माधव बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। शालिनी जब वापस आकर देखती है और उसे घर में उसका भाई नहीं दिखता तो वो सब कुछ समझ जाती है, लेकिन अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन उसकी दोनों बेटियों के मायके से कॉल आता है। मेरी बच्चियों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हारी सासें ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं माँ, हम दोनों यहाँ देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहती हैं। हम दोनों में बहुत प्यार है और माँ जी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। एक बात सुनो, तुम दोनों, एक बहू अपनी सास का कैसे ख्याल रखती है ये उसकी माँ की गई परवरिश दिखाती है। इसलिए भले ही अपनी सास से 4 बातें सुन लेना, लेकिन उसे कभी पलटकर जवाब मत देना और हमेशा अपनी सास में अपनी माँ तलाशने की कोशिश करना। माँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, हम हर वक्त अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे और जैसा आपने बोला है वैसे ही अपनी सास के साथ बर्ताव करेंगे। अच्छा माँ, हमने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि हमारे सास ससुर जी कुछ दिन के लिए गांव जा रहे हैं, तो हम आपके घर रहने के लिए आ रहे हैं। भाभी भी ये बात सुनकर खुश होगी, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। पूरे 4 बार कॉल किया था उन्हें। शालिनी ने ये बात सुनने के बाद मन ही मन में कहा, वो लोग कहाँ ही तुम्हारा फोन उठाने वाले हैं। वो लोग तो आपस में ही लगी रहती हैं और अगर उन्हें तुम्हारे आने के बारे में पता चलेगा तो फिर वो किसी भी बहाने से तुम्हें आने से रोक देंगी। मुझे ही तुम्हें आने से रोकना होगा। मैं नहीं चाहती तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारा भी तिरस्कार करे। अरे माँ, तुम हमारे आने से खुश नहीं हो क्या? जो हमारे आने की बात सुनकर तुम चुप हो गए? नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर तुम्हारे सास ससुर घर पर नहीं है तो मैं ही कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर रुकने आ जाती हूँ। क्यों बेकार में तुम यहाँ आकर परेशान होगी? वैसे तुम्हारा मायका तुम्हारे ससुराल से छोटा है, यहाँ पर तुम्हें एडजस्ट होने में दिक्कत होगी और तुम्हारे बच्चे भी तो है। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? जहाँ हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, वो घर हमारे लिए कैसे छोटा हो सकता है? वो घर तो हमारे लिए महल से भी बड़ा है। और वैसे भी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हमें भैया और भाभी के साथ भी तो कुछ दिन गुजारने हैं। नेहा और सुनैना ये बोलकर खुद को ही अपने घर में इनवाइट कर देती हैं और कॉल कट कर देती हैं। जिसके बाद शालिनी यही सोचकर परेशान थी कि जब उसकी दोनों बहुओं ने उसके भाई के साथ ऐसा बर्ताव किया तो वो उसकी बेटियों के साथ कैसा बर्ताव करेंगी। वहीं दूसरी तरफ नेहा और सुनैना अपने मायके जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर बैठी हुई होती हैं और अभी तक उन दोनों के पति विनीत और विपिन काम से नहीं आए थे। देखो सुनैना, विनीत और विपिन अभी तक आए नहीं हैं। उन्हें पता है ना कि हमें मायके जाना है। इतनी देर कैसे लगा सकते हैं? कोई बात नहीं, आने दो, तब अच्छे से उनकी खबर लेंगे। अब यहाँ पर बैठकर खुद को परेशान करने से कुछ नहीं होगा। इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी वहाँ पर विपिन और विनीत हाथों में बहुत सारी थालियां लेकर आते हैं, जिसे देखकर नेहा और सुनैना हैरान हो जाती हैं। और विनीत कहता है, अरे मेरे घर की 2 देवियों, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो,
कि हम देरी से क्यों आए, लेकिन आखिर इतने सालों के बाद हम अपने ससुराल जा रहे थे, तो ससुराल वालों के लिए गिफ्ट भी तो लेने थे ना। इसीलिए मैं तुम दोनों की भाभियों के लिए ये साड़ियां लेकर आया हूँ, और भाइयों के लिए ये शर्ट पैंट के कपड़े, और माँ के लिए भी साड़ियां। आखिर उनके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिस तरह तुम हमारी माँ को अपनी माँ समझती हो, ठीक वैसे ही वो भी हमारी माँ है और हम उनके बेटे, इसीलिए उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। विनीत की बात सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं, क्योंकि काफी समय बाद वो अपने मायके जा रही थीं और इतने साल बाद मायके जाने पर उनके पति भी उनको फुल सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके मायके वालों के लिए ये काफी सारे गिफ्ट भी लेकर आए थे। विनीत काफी अच्छे कपड़े लेकर आया था, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पर तभी विपिन कहता है, अरे सुने ना, तुमने बताया था ना कि माँ को सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, और एक हफ्ते पहले जब वो सिलाई कर रही थी तो उनका चश्मा टूट गया था, इसीलिए मैं उनके नंबर का चश्मा बनवा कर आया हूँ। अगर उन्होंने पहले से ही चश्मा बनवा लिया होगा तो भी उनके पास 2 चश्मे हो जाएंगे। वैसे भी हर चीज एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और तुम्हारे भाइयों के लिए मैं ये ईयरपॉड्स लेकर आया हूँ, और भाभियों के लिए ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ। नेहा और सुनैना ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उन्हें इतना ज्यादा प्यार करने वाले और उनके परिवार का इतना ख्याल रखने वाले पति मिले हैं। इसके बाद वे सब लोग घर जाते हैं, जहां अपनी दोनों बहनों को देखकर दोनों भाई खुश थे। तो वहीं प्रज्ञा और गीता उन्हें देखकर मुंह बना लेती हैं, लेकिन फिर भी चाय नाश्ता बनाने चली जाती हैं और थोड़ी देर में उनके आगे चाय नाश्ता परोस देती हैं। लीजिए ननद जी, हमने स्पेशल आपके लिए आपकी पसंद के पनीर पकोड़े, चाय और बाकी चीजें भी बनाई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता पसंद आए। इन सब की क्या जरूरत है भाभी? वैसे हम दोनों यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे पागल, हमें क्यों कोई प्रॉब्लम होगी? तू भी इस घर का हिस्सा है। ये घर जितना हमारा है उतना ही तेरा भी तो है। जब मन करे, जितना मन करे उतने दिन रहे। अपने पतियों की बात सुनकर दोनों ही देवरानी जेठानी जल भुनकर राख हो जाती हैं, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। अब अगले ही दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर नाश्ता कर रहा था तो विपिन कहता है, माँ जी, आप कह रही थी कि आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है, तो आज हमारी छुट्टी है, चलिए पूरा परिवार साथ में भोलेनाथ के मंदिर चलता है। अरे नहीं बाबा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। इस हालत में मुझसे ज्यादा चलना फिरना तो नहीं हो पाएगा। वैसे भी उस मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और अगर भाभी को कुछ हो गया तो फिर उनका ख्याल रखने के लिए भी तो मैं घर में कोई चाहिए ना। आप लोग जाओ और माँ जी को भी ले जाओ। तो मैं, नेहा, सुनैना और माँ जी चलते हैं, और फिर वहाँ से शॉपिंग पर और फिर मूवी देखने चलेंगे। ये सुनते ही उसकी दोनों भाभियाँ अचानक ही साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और गीता कहती है, इतने सालों के बाद मुझसे मिलने आई है मेरी दोनों नंदे, आखिर मैं उन्हें अकेले कैसे जाने दूं? कोई बात नहीं विनीत जी, मैं भी चलती हूँ। फिर मैं इस घर में रहकर क्या करूँगी? मैं भी चलती हूँ। जो बहुएं मंदिर के नाम से साथ में जाने के लिए मना कर रही थीं, वहीं शॉपिंग और मूवी के नाम से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये देखकर विनीत और विपिन दोनों उनका व्यवहार भांप जाते हैं। इसके बाद पूरा परिवार शॉपिंग पर जाता है, और प्रज्ञा और गीता अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदती हैं। वहीं शालिनी से जब विनीत और विपिन कुछ खरीदने के लिए कहते हैं तो वो जवाब देती हैं, अपने पूरे परिवार के साथ घूमने आने पर मैंने घर की खुशियाँ खरीद ली हैं, ऐसा लग रहा है। इससे ज्यादा तुम लोग मुझे क्या ही दिलवा सकते हो? मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरा परिवार शॉपिंग करके घर आ जाता है, लेकिन अगले दिन शालिनी लंगड़ा कर चल रही थी। उसे इस तरह लंगड़ा कर चलते हुए देखकर विपिन कहता है, क्या हो गया माँ जी, आप इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही हैं? आप ठीक तो है ना? बेटा, इस उम्र में पैरों में दर्द तो होता ही रहता है। वैसे भी कल मैं कुछ ज्यादा ही घूम फिर ली थी, जिस वजह से पैरों में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर काम पर जाने के लिए तैयार अतुल और आरव आते हैं, और शालिनी अतुल से कहती है, अतुल बेटा, आरव बेटा, तुम लोग काम पर जा रहे हो? आते हुए मेरे लिए घुटने का दर्द का कोई बाम ले आना। माँ, जब भी हम काम पर जा रहे होते हैं आपको हमें तभी टोकना होता है क्या? और बाम मंगाने की क्या जरूरत है? जो बाम आपको पिछली दिवाली पर लाकर दिया था उसमें अभी थोड़ा सा बचा है, वही लगा लो। अगर उससे भी आराम नहीं हुआ तो दवाई के डब्बे में कोई दर्द की गोली पड़ी होगी, उसे खा लेना, मिल जाएगा आराम। और अगर नहीं मिला तो तब देखी जाएगी। और वैसे भी अब आपका शरीर बूढ़ा हो चुका है, इस बुढ़ापे में दिक्कतें तो आएगी ही ना आपको। अब उसके दोनों बेटे ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पर खड़े हुए विपिन और विनीत ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा महसूस करते हैं कि शालिनी की उनके बेटों को कद्र ही नहीं है।
इसके बाद शालिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और विपिन उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है, तो क्या हो गया माँ जी, अगर आपका बेटा आपको दवाई दिलाने नहीं लेकर गया, चलिए मैं आपको दवाई दिलवाने लेकर चलता हूँ। नहीं बेटा, मैं दवाई लेने नहीं जा सकती। मेरे पैरों से मुझे चला नहीं जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात, आज तक आपकी बेटी के नखरे उठाए हैं, अब जरा सासू माँ के भी नखरे उठा लेंगे। विनीत ये बोलकर अपनी सास को गोद में उठा लेता है। शालिनी घबरा जाती है और विनीत और विपिन उसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है, देखिए उम्र के हिसाब से इन्हें कमजोरी रहना बहुत मामूली बात है, लेकिन लगता है ये अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। इन्हें समय पर पौष्टिक खाना खाना चाहिए, लेकिन इनके शरीर में काफी पोषक तत्वों की कमी है। खून भी पूरा नहीं है और कैल्शियम भी नहीं है, जिस वजह से अब इनके शरीर की हड्डियों में दर्द रहता है। डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, इनके सारे टेस्ट कर लीजिए, इनका फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए। जो भी खर्चा आएगा वो मैं देने को तैयार हूँ। बेटा, डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में ये सब चीजें होना मामूली बात है, तुम क्यों बेकार में पैसा खर्च कर रहे हो? आप इतना परेशान मत होइए, एक तरफ तो आप हमें बेटा कह रही हैं और ऊपर से घबरा भी रही हैं। डॉक्टर दवाई लिखकर दे देता है और शालिनी का पूरा हेल्थ चेकअप कर देता है। जब ये बात शालिनी के दोनों बेटों को पता चलती है तो उनको मन ही मन बहुत जलन होती है। वहीं शालिनी भी जो रूखा सूखा खा लिया करती थी, वो अब अपने दामाद के लिए रोज अच्छा अच्छा खाना बनाया करती। कभी उनके पसंद के कड़ी चावल, कभी मूंग दाल का हलवा, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक दिन शालिनी अपने दोनों दामाद के लिए घिया के कोफ्ते बनाती है और उन्हें परोसती है। जब उसके दोनों बेटे खाने में घिया के कोफ्ते देखते हैं तो चिढ़कर बोलते हैं, माँ आप तो जानती है ना कि मुझे और छोटे को दोनों को घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर आपने घिया के कोफ्ते क्यों बनाए? तुम्हें कोई खाना पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में नहीं बन सकता। ये मैंने तुम दोनों के लिए नहीं बल्कि अपने दामाद के लिए बनाए हैं। आपके तो जब से दामाद घर पर आए हैं आप तो हमें भूल ही गए हैं। वैसे तो आप कभी खुद रसोई में एक कप चाय नहीं बनाती और अब रोज उनके लिए पकवान बना रही हैं। कभी हमारे लिए तो इतना नहीं किया आपने। भैया, अगर आपको ये नहीं खाना है तो मैं अभी आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। मुझे लगा था भाभी ने आपके लिए कुछ और बना दिया होगा, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, मन से कुछ कहने की जरूरत क्या है? जब से उनके दामाद आए हैं ये तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी हैं। जब देखो उनके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती हैं। मेरे दामाद ने खाना खाया या नहीं, मेरे दामाद को कुछ चाहिए तो नहीं, सारा दिन घर में मेरे दामाद करती घूमती रहती हैं। कभी अपनी बहू की इतनी फिक्र नहीं की होगी इन्होंने। बिल्कुल ठीक बोल रहा है छोटे तू। अरे यहाँ पर उनकी बड़ी बहू गर्भ से है, लेकिन कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। और यहाँ दो दामाद क्या कुछ दिन रुकने के लिए आ गए, उनकी आओ भगत में लगी हुई हैं। शालिनी के सब्र का बांध अब टूट जाता है जो उसने इतने सालों से बांधा हुआ था, और वो कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों की ये बातें नहीं सुन सकती। तुम लोगों को ये नजर नहीं आता कि जब से मेरे दामाद आए तब से मैं उनकी आओ भगत में लगी हुई हूँ। लेकिन क्या तुमने कभी ये देखा कि तुम्हारी माँ कैसे रह रही थी? कैसे रह रही थी? क्या क्या मतलब? आप अच्छे से तो रह रही हो, सब चीजों का ध्यान रखते तो हम हैं। आपको समय पर खाना मिल जाता है, रहने के लिए छत है, और क्या चाहिए? क्या एक इंसान को सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए छत ही चाहिए? अपनों का प्यार नहीं चाहिए? इस घर में आज तक तुम लोगों ने मुझे कभी एक गिलास तक पानी नहीं पूछा, कभी ये नहीं पूछा कि मुझे कहीं दुख तकलीफ तो नहीं है, मुझे कहीं दर्द तो नहीं है। और मेरे दामाद ने आते ही मेरा कितना अच्छे से ख्याल रखा। मेरे दामाद को कोई सालों बाद आने पर भी ये याद था कि मुझे भोलेनाथ के मंदिर जाना है, लेकिन तुम इस घर में रहते हुए भी मेरे साथ एक जिंदा लाश जैसा बर्ताव करते थे। शालिनी ये बोलकर फूट फूट कर रोने लगती है। इतने समय से उसने आज तक अपनी बहुओं और अपने बेटों से एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया था। उसकी आंखों से गिरते एक एक आंसू जब उसके खुद के सगे बेटे देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि वो अपनी माँ से अपनी पत्नियों के आने के बाद कितना दूर हो गए थे। अब उसके दोनों बेटे उससे माफी मांगते हैं और शालिनी भी उन्हें माफ कर देती है। कुछ समय बाद नेहा और सुनैना अपने अपने पतियों के साथ चली जाती हैं और उसके बाद गीता और प्रज्ञा अब शालिनी का अच्छे से ध्यान रखा करती हैं और शालिनी भी एक सास होने के नाते सारे फर्ज निभाया करती थी।